नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे मैंने कहा था कि मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंडिया एंड इट्स नेबर ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज सबसे पहली सीरीज़ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत, ये इसका आज पहला चैप्टर होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस सीरीज़ के बारे में। वो है कि इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए है वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा एनालिसिस किया है और उसके हिसाब से ये हम तर्क लगा सकते हैं कि जो अभी पूछे जा रहे क्वेश्चन है ये फैक्ट्स नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उससे आगे जाना है, जैसे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और एट द सेम टाइम वो जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से ये सीरीज़ रहेगी। इसके अलावा ये सीरीज़ में मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इसे एज ए रेफरेंस मटेरियल रखेगा, तो जो भी चैप्टर है वो तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा कि ये चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले एक बार वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा और आफ्टर दैट फिर वापस से एक बार चैप्टर पढ़िएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। सो पहला चैप्टर है व्हाट इज नेशन स्टेट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडियन पॉलिटी या फिर कोई भी पॉलिटी हो वो पर्टिकुलर नेशन के अराउंड ही होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर हमें कुछ उसका बेस ही नहीं पता तो डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ के फ़ायदा ही क्या, सिर्फ आप रट के बैठते हो और फिर बाद में एग्जामिनेशन में आपको आता नहीं है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट। हार्डली 250-300 साल पुराना ये कंसेप्ट है। उसके पहले मेडिवल किंगडम्स थे जैसे कि रोमन एम्पायर। ठीक है, तो मॉडर्न नेशन स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला है आपका टेरिटरी। हर एक नेशन की एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है। पॉपुलेशन, पर्टिकुलर टेरिटरी में एक नंबर ऑफ पीपल रहते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर टेरिटरी में एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसका काम रहेगा प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेरिटरी एज वेल एज पॉपुलेशन। एंड थर्ड रहता है सॉवरेनिटी, जो उसे एज ए इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट करता है या कंसिडर किया जाता है। तो फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। तो ये जो 4 फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, इन 4 फीचर्स के एप्लीकेशन, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जब मेंशन किए जाएंगे तो उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जस्ट रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, टेरिटरी, जिसमें आपको इंडिया के बॉर्डर्स क्या रहेंगी, देन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जो इंडिया का वो कैसा रहेगा, उसमें अगर चेंजेस लाने तो क्या प्रोसीजर है, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर्स में अगर कोई चेंजेस लाने तो क्या प्रोसीजर है, ये आपके पार्ट 1 में मेंशन्ड है। तो ये होगी टेरिटरी की बात। देन आता है पॉपुलेशन। तो सेकंड पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है कि जिसमें सिटीजनशिप क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली पर्टिकुलर टेरिटरी में हम जब पॉपुलेशन कहते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप के लोग रहेंगे, एक सिटीज़न एंड अदर इज़ नॉन सिटीज़न। तो सिटीज़न जो उस देश के हम कह सकते हैं कि लीगल पर्सन है जो वहाँ पे रहते हैं, नॉन सिटीज़न जो बाहर से आए होंगे। तो वही पार्ट 2 में मेंशन किया गया है, क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं। उसके बाद अगर आप पार्ट 3 देखते हो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, तो सिटीजन्स ये ह्यूमन बीइंग है तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक राइट्स होना ज़रूरी है, तो वही फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। देन जैसे इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन है कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें ये पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है जो सिटीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो क्या है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेरिटरी एंड पॉपुलेशन इनको प्रोटेक्ट भी करे और मैनेज भी करे।
तो बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जो हम 3 पिलर्स कहते हैं, तो सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। तो हमारा आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन जाता है उसमें लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन बताया है, लोकसभा, राज्यसभा, उसी के साथ साथ स्टेट लेवल का भी। देन हम एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी देखते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स की पूरी जो लिस्ट है उसके बारे में पूरा मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके सिलेक्शन प्रोसेस, उनका पावर्स, लिमिटेशन एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम जुडिशरी का भी मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में फिर हम गवर्नमेंट की बात हो गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सॉवरेनिटी। अभी सॉवरेनिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी को इंडिपेंडेंट नेशन अगर हम बताते हैं तो यहाँ पे सॉवरेनिटी होना ज़रूरी है। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आज के मॉडर्न नेशन स्टेट जैसे इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इनको रोमन एम्पायर से एंड एट द सेम टाइम जो कॉलोनियल स्टेट्स थे जैसे 1947 के पहले इंडिया था, उससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि हम रोमन एम्पायर भी देखें तो वहाँ पे टेरिटरी थी, पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट भी था, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। एट द सेम टाइम कॉलोनियल भी स्टेट हम देखते हैं तो पॉपुलेशन, टेरिटरी थी, पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट था, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। तो ये कंसेप्ट क्या है, सॉवरेनिटी अगर नेशन के रिलेटेड देखें तो 2 पॉइंट में डिवाइडेड है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है कि नेशन में कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और सेड पर्सन भी हो सकता है, सुप्रीम रहे, उसके ऊपर कोई नहीं, सब उसके हिसाब से ही चलेगा। तो ये इंटरनल सुप्रीमेसी की कंसेप्ट आती है यहाँ पे। तो जैसे कि इंडिया में अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सिमिलरली अगर हम ब्रिटेन में देखते हैं तो वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो नाजीज़ के टाइम पे जर्मनी में हिटलर ये सुप्रीम थे। तो सुप्रीमेसी एक सिंगल होनी चाहिए, और यही पॉइंट है जो मेडिवल किंगडम से डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि रोमन एम्पायर में केओस क्यों हो रहा था, द रीज़न इज सुप्रीमेसी मल्टीपल थी, किंग भी सुप्रीम था, नोबल्स भी सुप्रीम थे, एट द सेम टाइम चर्च भी सुप्रीम था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, मतलब एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट, तो ये डिफरेंशिएट करता है कॉलोनियल स्टेट से। इंडिया जब 1947 के पहले एक स्पेसिफिक टेरिटरी तो था ही, पॉपुलेशन भी था, गवर्नमेंट भी था, तो हम उसे इंडिपेंडेंट नेशन क्यों नहीं कहते थे? द रीज़न मीन एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो आज के टाइम इंडिया के टेरिटरी के बाहर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टेट या कोई भी नेशन इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकता। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर फिर ये WTO, यूनाइटेड नेशन, इनकी जो हम बातें मानते, तो ये हम बातें मानते, वो हम पे फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी एक रहता है कि ट्रीटी साइन हुई है और ट्रीटी रेक्टिफिकेशन में आई है। तो साइन होना मतलब जो लीडर रिप्रेजेंट कर रहे थे नेशन को वो साइन करके आते हैं। रेक्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर नेशन के पार्लियामेंट ने या जो भी कोई अथॉरिटी है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, इन्होंने उसे रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, जैसे सिंपल बिल की तरफ पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी आ जाता है। तो यही डिफरेंस था इंडिया एज ए कॉलोनियल स्टेट और नाउ इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। क्योंकि कॉलोनी जब थी तब एक्सटर्नली हमें कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये फ़र्क होता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं तो सॉवरेनिटी के बारे में ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, प्रियम्बल में वर्ड यूज़ किया है, उसके बाद फिर अलग अलग आर्टिकल से वो एसेंस लिया जाता है कि इंडिया इंटरनली एंड एक्सटर्नली कैसे सॉवरेन है।
तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझा होगा, जिसमें यहाँ पे हमें सबसे पहले समझने को मिला कि नेशन स्टेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड हमें समझ में आया कि नेशन स्टेट के 4 फीचर्स क्या हैं। उसके बाद ये 4 फीचर्स के अराउंड जो डॉक्यूमेंट बनता है उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है कि ये 4 फीचर्स को मैनेज करना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 फीचर्स को बहुत ही अच्छे तरह से बैलेंस्ड वे से मैनेज करता है, वही कंट्री फिर एक तरीके से हम स्टेबल कंट्री कह सकते हैं। क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट कब आती है, कभी कोई नया स्टेट का जन्म होता है, जैसे इंडिया एज ए न्यू स्टेट इमर्ज हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट आई। तो नया नेशन जब भी बना है इस पिछले हिस्ट्रीज में, तो मोस्टली वो रिवॉल्यूशन के थ्रू ही बना है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि इंडिया में भी फिर इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन हुआ था। तो जब ये नया नेशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट आती है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, मोनार्की में भी रह सकता है, डिक्टेटरशिप में भी रह सकता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल तक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने वाला है। फिर हम जानते हैं कि इंडिया एज ए स्टेबल नेशन कैसा है। जब से हमने इंडिपेंडेंस लिया है तब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अभी तक वही है। तो यही बहुत बड़ी ग्रेटनेस है इंडिया की और इंडिया पॉलिटी की, कि हमने वो डेमोक्रेसी को टिका के रखा है। ये तो बहुत से ऐसे नेशन थे जो कॉलोनियल स्टेट से बाहर निकले, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर थोड़े ही सालों में कैंसिल भी कर दिया, फिर वापस नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर नेशन के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, इन चारों को कंसीडर करते वक्त कहीं ऐसा ना रह जाए कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट को ज़्यादा महत्व दे दिया है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं दिया है। पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स रहता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजंस किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज हमें मिलता है यहाँ से। आप थोड़ा सा जैसे ही ये नॉलेज आपको मिलेगा, आप इंडियन पॉलिटी को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना चालू कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा। तो जो सेकंड लेक्चर है ये इस पॉइंट पे रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है, उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। और वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट अगर आपको समझ जाता है तो आपको एक कंप्लीट होराइजन क्रिएट हो जाता है आपके सामने कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज़ को आपको कंटिन्यू देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और द रीज़न इज़ कि चैनल नया है तो यूट्यूब बेसिकली मेरे वीडियोस ज़्यादा ऊपर नहीं करेगा सजेस्ट। तो जैसे रैंडम वीडियोस तो मैं डालने नहीं वाला हूँ, चैप्टर वाइज रहेगा। तो अगर आप रेफ़र कर रहे हो अच्छे से तो आपके पास पहले वो वीडियो मिले जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, तो आपकी तैयारी भी अच्छे से चले। तो अदरवाइज़ इट्स ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।